मैं प्रदीप जसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नए इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जी गुरु गोबिंद सिंह जी सरसा नदी से चमकौर की गढ़ी तक के सफ़र के बारे में बताते हैं जी। 6 पौ की सुबह गुरु जी ने आनंदपुर साहब को छोड़ा और शाम को जब वो सरसा नदी के किनारे पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था। सरसा नदी भी पूरी उफान पे थी, तो उसको पार करना बहुत मुश्किल था। इधर मुग़ल फ़ौजें भी उनका पीछा कर रही थी। गुरुजी वहीं रुक जाते हैं 6 पौ की रात को। 7 पौ की सुबह उठ के वो आशा के वार का कीर्तन करते हैं। उस समय सारे बड़े साहबजादे, छोटे साहबजादे सारे उनके सामने होते हैं। ये छोटे साहबजादे अपने पिता को आखिरी बार देख रहे थे। इसके बाद ये बिछड़ जाते हैं। गुरुजी अपने दोनों बड़े साहबजादों और 40 सिखों के साथ सरसा नदी को पार कर लेते हैं। छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी के साथ वहीं पे रह जाते हैं। उसके बाद गुरुजी रोपड़ की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में कनौला, लोधी माजरा होते हुए रोपड़ पहुंच जाते हैं। जब गुरुजी रोपड़ पहुंच जाते हैं, बताते हैं वहाँ पठान थे जो गुरुजी के पास कभी नौकरी किया करते थे, और इनाम के लालच में आके गुरुजी से ऊपर हमला कर देते हैं और आपस में वहाँ उनको गुरुजी उनको सोधने के बाद आगे निकल जाते हैं। आगे जाके गुरुजी कोटला पहुँच जाते हैं। कोटला में नियंग खान का बेटा गुरुजी का स्वागत करता है। वो गुरुजी को और सिखों को अपनी हवेली में ले जाता है। वो उनके मरहम पट्टी करता है। वहीं पे गुरुजी को पता चलता है कि मलिकपुर रंगड़ा गाँव के युद्ध मैदान में भाई बचित्तर सिंह जी बुरी तरह जख्मी पड़े हैं और आखिरी समय को अपने को याद कर रहे हैं। गुरुजी उसी टाइम बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी को उनको लाने के लिए भेजते हैं और बाबा अजीत सिंह जी किसी तरह उनको लेके आ जाते हैं। उनका मरहम पट्टी की जाती है। गुरुजी उनको भाई बचित्तर सिंह जी को वहीं छोड़कर आगे चल पड़ते हैं। नियंग खान का बेटा गुरुजी को लखीमपुर गांव के अंदर छोड़ देता है और गुरुजी वहाँ उसके बाद ब्राह्मण माजरा जाते हैं। ब्राह्मण माजरा के बाद गुरुजी दुर्गी माजरा जाते हैं। यहाँ पर गुरुजी को थोड़ा रुकते हैं। 7 पौ की सुबह गुरुजी सरसा नदी को पार करते हैं। यहाँ पहुँचते दुर्गी माजरा पहुँचते पहुँचते गुरुजी को दोपहर हो जाती है। यहाँ पर एक इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ एक कुएं के ऊपर गुरुजी अपना पानी पीते हैं और हाथ मुँह धोते हैं। उसके बाद गुरुजी आगे निकल पड़ते हैं। बताते हैं जी कि अगर गुरुजी यहाँ पर एक दिन और रुक जाते तो उनकी मुलाकात अपनी माता गुजरी जी से और अपने दोनों छोटे साहबजादों से हो सकती थी, क्योंकि उस 8 पौ को 7 पौ को गुरुजी थे यहाँ पे, 8 पौ को गंगू ब्राह्मण माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहबजादों के साथ इस गांव से होकर निकला था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। यहीं पर गुरुजी को मालूम चलता है कि मुग़लों की 10 लाख से ज़्यादा की फ़ौज उनको ढूंढ रही है, गांव-गांव में घूम रहे हैं और उनको खोजा जा रहा है। गुरुजी डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो युद्ध करना पड़ेगा। गुरुजी ये देख के बड़े टिब्बे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो सोचते भी यहाँ जो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, इतनी बड़ी सेना के साथ यहाँ से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। फिर वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें ये चमकौर की गढ़ी, ये हवेली थी एक्चुअल में, ये नज़र आती है। गुरुजी उसकी तरफ चले जाते हैं। बताते हैं गुरुजी सबसे पहले सीधे उसके पास नहीं जाते हैं, एक बाग के अंदर आराम करते हैं। थके हुए होते हैं, सारे आदमी लेट जाते हैं, गुरुजी भी लेट जाते हैं। इतिहासकार कई बताते हैं कि गुरुजी वहाँ पे लेटते हैं, आराम करते हैं। इतने में हवेली का मालिक गुरुजी के पास आता है। बताते हैं कि हवेली का मालिक खुद गुरुजी के पास आता है, बोलता है आप यहाँ नहीं, मेरे उसमें आके आराम करो और आप आओ, अंदर आओ। वो हवेली नीचे कुछ कमरे होते हैं, एक ऊपर में कमरा होता है। अब गुरुजी सिखों को नीचे आराम करने के लिए बोल देते हैं। गुरुजी, दोनों साहिबजादे और भाई संगत सिंह जी ये ऊपर वाले कमरे में बैठ जाते हैं और बाहर दृष्टि बनाना शुरू कर देते हैं। इतने में कोई आदमी
जाके मुग़लों को शिकायत कर देता है कि गुरुजी अपने 40 सिपाहियों के साथ, अपने 40 सिखों के साथ यहाँ पे छुपे हुए हैं। मुग़ल आके उस गढ़ी को घेर लेते हैं। बाकी आगे बताएंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। शुक्रिया, मेहरबानी। ये थी कहानी सरसा नदी से गुरुजी चमकौर की गढ़ी तक कैसे पहुँचे।